हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने के पश्चात गॉस थ्योरम के जो टॉपिक्स है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। गॉस गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस है उसमें हमको एप्लीकेशन के मतलब उसमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखे एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पश्चात तीसरे टॉपिक हम लोगों ने देखे एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन गॉस के एप्लीकेशन का तीसरा सॉरी फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है, जो कि है एक कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक, तो कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो टॉपिक है एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण आवेशित कुचालक गोले के कारण कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से निकालना है? हमको गॉस थ्योरम का यूज करते हुए निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फेयर। इसके अंतर्गत हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, आइए। ये भी एक हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कवर करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने एक स्फेयर पिछले इसे तीसरा टॉपिक, ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले तीसरे टॉपिक के जैसा बनेगा, जहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना। वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे चार्ज स्फेरिकल सेल। तो उसी के अंतर्गत सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने पिछले वाले पे देखे थे कि चलो आइए, इसमें भी 3 कंडीशन होगा जैसे उसमें बाकी सारे में 3 कंडीशन थे। जैसे मान लो जाए हमारे पास एक स्फेरिकल स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में हम लोगों को 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं हमने क्या किया, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में जब हम इसे चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि इसके सरफेस पे चार्ज फैलता नहीं है, इसके अंदर में ही रह जाता है चार्ज। जबकि कंडक्टिंग स्फेयर में क्या होता है, रहता है उसके कोई भी कंडक्टिंग हमारे पास यदि कंडक्टर है कोई भी टाइप का, तो जैसे ही हम उसे चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरा उसके सरफेस में फैल जाता है। जबकि इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज उसके इस सरफेस में नहीं फैलता है, चार्ज अंदर में ही रह जाता है। तो तीसरा और चौथा पॉइंट जो स्पेयर है, दोनों में इतना ही अंतर है। इसमें हम जैसे ही इसे चार्ज देंगे, जब ये चार्ज हो जाएगा तो फिर हमने इसको क्यों चार्ज दिए, क्यों चार्ज जब देंगे तो पूरा ये इसके सरफेस पे नहीं रहेगा चार्ज, इसके अंदर में रहेगा चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में स्फेयर उसके सरफेस में चार्ज नहीं होता है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है, हमको इसको जानना होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक स्फेयर है जो कि जिसका सेंटर O है, और ये R रेडियस वाला स्फेयर है। जैसे ही हम इसमें चार्ज करेंगे, ये चार्ज बॉडी जब होगा तो स्फेयर में जो चार्ज है वो सरफेस में ना फैल करके
पूरे अंदर में फैलता है। अब इसमें भी सेम 3 कंडीशंस रहेंगे। पहला, जब पॉइंट जो है वो स्फेयर के आउटसाइड में रहेगा, बाहर में रहेगा। जब पॉइंट जो है इसके सरफेस में रहेगा तब इंटेंसिटी कितना होगा। जब पॉइंट जो है इनसाइड यानी कि अंदर में रहेगा पॉइंट जो है, तो उस पर कितना इंटेंसिटी रहेगा। हमको इन तीनों कंडीशंस में इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहला इसका 3 कंडीशंस लिख देते हैं। पहला कंडीशन, जब बिंदु विद्युत क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे हमको पहले लिखना पड़ेगा। माना एक ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक गोला नॉन कंडक्टिंग यानी कि कुचालक गोला है, ठीक है। इसी टॉपिक को हम और क्या कहते हैं, या इसी को बोला जाता है ठोस कुचालक गोले के कारण, ठोस कुचालक गोले के कारण के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं सीधा लिख देता हूँ तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटर स्फेयर, ठीक। तो आइए देखते हैं, इसी को बोला जाता है इसमें पहले तो डायग्राम का इंट्रो देना है आपको कि कंसिडरिंग कंसिडर ओ सेंटर इन द आर रेडियस का एक स्फेयर है हमारे पास, ये। उसके बाद देखेंगे इसमें इसमें 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाता है, ऐसे करके बताना है, ठीक है। कुचालक गोले पर, कुचालक गोले पर निम्न स्थितियों में तीव्रता निकाला जा सकता है, ऐसे हमको लिखना पड़ेगा, निकाला जा सकता है। पहला कंडीशन जी, जब पॉइंट जो है वो कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड पे रहेगा। जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, ये बिल्कुल तीसरे जैसा ही बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा जब हम डेरिवेशन करेंगे तो। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, R इज लेस देन कैपिटल R, है ना, यानी कि यहाँ पे R इज ग्रेटर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन, जब भाई बाहर में रहेगा पॉइंट, तो फिर बाहर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर होगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब पॉइंट जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, ठीक है, तब तीव्रता, जब गोले के पृष्ठ पर रहेगा पॉइंट जो है तो उसमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल R, यहाँ पे रहेगा तो ये वाला R इसी R के इक्वल हो जाएगा, तो ये दूसरा कंडीशन है। जब बिंदु P गोले के अंदर हो, इनसाइड ऑफ स्फेयर, गोले के अंदर हो, तब तीव्रता। अब जब भाई यहाँ पे रहेगा तो हम गोले के अंदर में एक छोटा गोला मानेंगे जिसका रेडियस r रहेगा, स्मॉल r रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज लेस देन कैपिटल R, है ना। तो जो बड़ा वाला जो गोला है उसके रेडियस का छोटा रेडियस होगा, इनसाइड में जो रेडियस रहेगा वो। तो ये जो 3 कंडीशंस है, एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर हमको इन 3 स्थितियों के माध्यम से क्वेश्चन को बोला जाता है कि निम्न 3 स्थितियों पे गोले के कारण, निम्न 3 स्थितियों में आवेशित कुचालक गोले के कारण तीव्रता लिखिए, तो ये स्थितियां दे देती है। हो सकता है कि कभी कभी ये तीनों बस दे देता है, ऐसा स्टेटमेंट ना लिख करके ये तीनों बस दे देता है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलो आइए देखते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, पहला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहला, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R,
when point lies on outside of sphere। और इसका सेंटर O है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R सपोज करने हैं। अब इसके बाहर में पॉइंट P है, पॉइंट P है, पॉइंट P है जिस पर हमको इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, अब इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरते हुए, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरते हुए हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये तभी अप्लाई, ये ऐसा गॉसियन, इसी को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस, जब भी गॉसियन सरफेस बनाओगे तभी यहाँ पे गॉस का थ्योरम लगेगा। और ये जो, अच्छा शुरू में बताना थोड़ा सा छूट गया कि सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसको घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्र डी एस की कल्पना करते हैं, सॉरी डी एस लेते हैं, तथा इस डी एस से गुजरते हुए एक बंद पृष्ठ लेते हैं जिसे गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। इतना डायग्राम में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, हर बारी आपको भाई डायग्राम से लिखने हैं, कोई बाहर से आपको एकदम रट्टा वट्टा नहीं मारना है, या अमुक टीचर बता रहा है उसको एकदम रट्टा नहीं मारना है। जो हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं उसी को यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। तो क्या हमने, सॉरी, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, माना गोले के बाहर एक बिंदु आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु पी के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र डी एस है। ठीक, डी एस है, और डी एस से गुजरते हुए हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। इतना हमको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बिंदु पी से गुजरते, सॉरी यहाँ डी एस से गुजरते हुए गॉसियन सरफेस लेनी है। ठीक है, इतना हमको पूरा यहाँ पे डैश डैश पूरा लिख लेना है, एक्सप्लेन करना है। उसके पश्चात इस बाह्य पृष्ठ से, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालनी है। ठीक है, बाह्य गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, निकालने हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, टोटल निकाला जा रहा है, टोटल इंटायर सरफेस के कारण फ्लक्स, तो यहाँ पे इसी कारण इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद थीटा मतलब ये सरफेस, और यहाँ पे यहाँ पे इधर क्या काम करेगा, इंटेंसिटी काम करेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक, ये गोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर डी एस और थीटा के मध्य कितने का एंगल रहता है, 0 डिग्री का एंगल रहता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख देते हैं ई इंटीग्रेशन डी एस। अब ये जो बाह्य गोला है, ठीक है, एक्सटीरियर स्फेयर है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एस मतलब इसके सरफेस को बोल रहा है, सरफेस को बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एक गोले का सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस है ना, टोटल सरफेस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है। तो ये हो जाता है 4πr²। ध्यान रखेंगे कि हम बड़ा वाला गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या आएगा, फाई बराबर E.4πr² होगा। तीसरा जी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं गॉस प्रमेय से। ठीक है, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है,
पाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इसके बाद क्या होगा, दोनों कंपेयर करेंगे। यही इसका तो इसी तरीके से बनता है। इसका सिनॉप्सिस यही है कि हम इसी फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट वही है कि लेते हैं फ्लक्स, उसके बाद क्या लिया जाता है, फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम लेते हैं, दोनों कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से कंपेयर हो रहा है तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं यहाँ, ये है स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस में चार्ज नहीं फैला है, इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी कौन सा चार्ज डेंसिटी लेंगे, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व लेंगे, आयतन आवेश घनत्व। तो एक काम करते हैं, इसे पहले ले आते हैं लेफ्ट साइड में, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो बराबर क्यू अपॉन वी, ऐसे होता है वी। ठीक है, अब वी को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर रो वी। ठीक, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे ई बराबर, क्यू की जगह में क्या रखा जाएगा, रो वी, पूरे के अपॉन में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे वी क्या बताया जा रहा है, चार्ज, इसके अंदर वाले बता रहे हैं। तो ये भैया वॉल्यूम है पूरा, ये वॉल्यूम है, तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 4/3। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। अब यहाँ पे बताओ कौन सा आर लगेगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर। तो यहाँ पे लगेगा कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर नहीं लगेगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे हमने वक्र पृष्ठ वाला देखा ये वाला, तो यहाँ पे स्मॉल आर लगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा कैपिटल आर। ठीक है, इस वाले में बड़े गोला की बात किया जा रहा था, जो आउटसाइडर में गोला है उसके गोले में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला हमने देखना है चार्ज जो है, चार्ज उसमें देखना है, तो उसमें देखना है आयतन, तो इसी कारण कैपिटल आर वाला लगेगा, इस अंदर वाले गोले के कारण वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम उसी के बारे में बात किया जा रहा है। वॉल्यूम जब निकालेंगे तो जहाँ पे चार्ज होगा उस वाले का, तो चार्ज छोटे वाला गोला में है। ठीक, तो इसी कारण कैपिटल आर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में आ जाएगा क्या 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। ये वाला यहाँ पे और रखो, ये सबसे ऊपर इंटू हो जाएगा, ये मिडिल में इंटू हो जाएगा। ठीक, इतना तो जानते हो आप लोग। तो ये हो जाएगा ई बराबर रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन में हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 3 को पहले लिख देता हूँ, ये 3 नीचे में आ रहा है, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, ये दोनों इस मिडिल वाले यानी कि 3 के साथ गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा, आर कटाना नहीं है, ये आर अलग है और ये वाला आर अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p, तो रो आर क्यूब अपॉन में 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये होता है, कहीं पे अगर डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक, या आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा। चलो अब हम अब इसके पश्चात अगला पॉइंट पे चलेंगे। इसके पश्चात अगला वाला पॉइंट क्या है, अगला वाला पॉइंट है जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। जब बिंदु P कहाँ पे रहेगा, गोले के पृष्ठ पर रहेगा। अब यही पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ये सेकंड पॉइंट है।
ठीक है। तो आइए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जब बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो। पॉइंट लाइज ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर। ये मान लो स्फेयर है, इस स्फेयर फिर वही कैपिटल आर इसका रेडियस रहेगा सेंटर ओ है, इसका रेडियस रहेगा कैपिटल आर। ठीक, अब पॉइंट इसी में रहेगा, पॉइंट पी, पॉइंट पी जहाँ पे हमको इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो और इसका रेडियस हम ले रहे हैं आर, स्मॉल आर। ठीक है, जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है पॉइंट पी, वहाँ पे वो जो है सेंटर से आर दूरी पर है। तो उसमें और इसमें सिर्फ अंतर ये रह जाता है, बाकी सेम टू सेम है, पूरा पूरा ऐसे ही चलेगा ये वाला भी पॉइंट पी पर कोई वस्तु है जहाँ पे हमको स्फीयर देखनी है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ एक स्फीयर रहेगा, मतलब कि गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसमें मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये खुद एक गॉसियन सरफेस एक क्लोज बॉडी है। तो क्लोज बॉडी है तो उसमें हम फ्लक्स काउंट कर सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही तो है, बस ये गोला छोटे से होके इसमें आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर की जगह में यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, आर बराबर ये। ठीक है, यही तीसरा कंडीशन है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर दे दो। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल लो, और यहाँ पे बोलिएगा इस वाले को इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इतना समझ गए, सेम टू सेम हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी किए थे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण चार से, समीकरण चार से सीधा सीधा हम रखेंगे वैल्यू समीकरण चार से। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, समीकरण चार में, सॉरी यार, ये वाला समीकरण चार है, ये वाला रहेगा समीकरण चार। आगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, रो आर क्यू डिवाइडेड बाय थ्री। यहाँ पे लिखना है, देखो इस जगह में लिखना है हमको, स्मॉल आर की जगह में लिखना है कैपिटल आर, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो छोटा होके यहीं पे आ गया है, मतलब इसी के बराबर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना, यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करिएगा, फिर उसके बाद आप समीकरण चार लेना है। अब आर की, स्मॉल आर की जगह में हम रखेंगे कैपिटल आर, और ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें क्या है एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं हम इसी प्रकार से है ये, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे है क्या, रो आर की पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आएगा, रो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा पॉइंट, जब कोई बिंदु सरफेस पे रहता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी कितना होता है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी इतना होता है। ये बिल्कुल मतलब एकदम आसान है। हमने क्या करा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो हमने वैल्यू रख दिया, सीधा सेम टू सेम होता है ना। बाकी आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग अगला पॉइंट चलेंगे, तीसरा पॉइंट, जब बिंदु पी सरफेस के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर रहेगा, यानी कि आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये होगा। जब बिंदु गोले के अंदर रहेगा तो इतना हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक कुचालक गोला है, इस कुचालक गोला जो है वो क्या है, गोले के अंदर आवेश है। ठीक, जिसकी सेंटर ओ है, त्रिज्या आर है, यहाँ पे पूरा आवेश फैला हुआ है, पूरा आवेश फैला हुआ है। हम क्या करते हैं, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर हम लेते हैं एक पॉइंट। ठीक, ये हमने क्या किया, इससे स्मॉल, ये पी है और ये स्मॉल आर दूरी है, स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी है। तो ये क्या हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस पर हमने यहाँ पे ये लिया, तो ये जो स्मॉल
आर वाला छोटा गोला है जो कि बड़े गोले के अंदर है ना। तो इसमें हमको इंटेंसिटी पता करना है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी तो आवेश है। तो ये जो आवेश है इस छोटे वाले गोले से गुजरेगा, तो उस छोटे गोले से जब गुजरेगा तो वहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, पास होगा। अंदर में छोटा वाला गोला है, अब इस गोले के अंदर बहुत सारे चार्जेस है। वो चार्ज क्या करेगा, उन चार्ज के माध्यम से क्या होगा, फ्लक्स, ये जो गोला है स्मॉल आर त्रिज्या वाला छोटा गोला है वो उनसे पूरा पास होगा। तो इसके लिए हम फ्लक्स अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे होगा छोटे गोले से गुजरने वाले कुल फ्लक्स, छोटे गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, छोटे गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल, यहाँ इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब हो जाएगा ई डी एस, ठीक। तो फाई ई कितना हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, तो ये छोटा गोला के बारे में बताया जा रहा है, तो डी एस उसी को बताएगा, पूरे गोले के कारण, पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये होगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फाई हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब दूसरे पे ध्यान देते हैं। दूसरा मतलब यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, गॉस थ्योरम से। तीसरा गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा फ्लक्स ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर वाले गोला अलग है ना, उसमें चार्ज, अब इसमें छोटा वाला गोला बना है तो इस छोटे गोले के अंदर जितना चार्ज है वो वाला लेंगे, है ना, ना कि पूरा वाले के लेंगे। पूरा वाला का नहीं लेना है, इस पूरे बड़े गोले के कारण जो आवेश है उससे फ्लक्स पास नहीं होगा। ये छोटे गोले के अंदर जो भी आवेश रहेगा उससे फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे हम ये पूरा पूरा आवेश क्या है, क्यू है ना, पूरा आवेश क्या है, क्यू। जबकि इस गोले के अंदर क्यू डैश लेंगे, क्यू डैश मान के चलेंगे आवेश को, यहीं पे एक अंतर आ जाता है। जो हमने तीसरा पॉइंट देखे, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो उसमें और ये वाला कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में अंतर यहीं पे बनता है ना, अंतर यहीं पे बनता है। उसमें क्या होता है, मतलब हमने तीसरा पॉइंट पढ़े थे, जब चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं तो फिर अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता तीसरे, अब इसमें अंदर में चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि एक चालक कुचालक गोला है, तो कुचालक गोला के अंदर आवेश रहता है ना कि सरफेस पर, है ना। चालक गोले में सरफेस पे फैल जाता है चार्जेस, और इसमें अंदर में ही रहते हैं कुचालक गोला में, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे हम जब ये छोटा सा गोला इस बड़े गोले के अंदर और लेते हैं, इनसाइड में लेते हैं, तो वहाँ पे हम चार्ज क्यू डैश लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है उसके लिए कैलकुलेट करना है, ना कि पूरा ये बाहर वाले के कारण। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इक्वेशन सेकेंड बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सिक्स इक्वेशन, ये फिफ्थ है और ये सिक्स रहेगा, सिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 5 से, सॉरी 4 और 5, समीकरण 5 और समीकरण 6 से। उधर हमने दो इक्वेशंस देख लिए थे, अब ये 5 6 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कंपेयर करेंगे तो फाई ई फाई यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी ई ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू डैश आएगा, ठीक है। तो ये आगे अब ये क्या हो जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा, इसको मैं थोड़ा ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू डैश है।
अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्यू डैश इसके अंदर में है, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो क्यू डैश है यहाँ पे लगाएंगे आयतन आवेश घनत्व, पिछले वाले में क्या लगा था, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें लगेगा आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व के लिए होगा ई बराबर, आयतन आवेश घनत्व से क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व आपने पढ़े हुए हो, तो ये हो जाएगा रो बराबर, वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू की जगह में रखेंगे रो वी बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू, हो गया इतना। अब यहाँ पे वी वी क्या है, आयतन, तो किसके लिए आयतन है, ये अंदर वाला के लिए आयतन बता रहे हैं। देखो क्यू डैश क्या था, अंदर वाले पे था, है ना, तो आयतन भी तो इसी के लिए निकाला जाएगा, तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा, मतलब हम निकालेंगे यहाँ पे रो, यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर हमको स्मॉल वाला लेना है, ठीक है, पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के साथ इंटू हो जाएगा, ये मिडिल में इंटू हो जाएगा, तो कितना आएगा रो 1 उधर चला गया, डायरेक्ट लिख दो, इतना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे में आया तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस तरीके से होगा, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, ये मिडिल वाले के साथ इंटू हो गया, ठीक। देखो कौन कौन कटेगा, 4 और 4 कट गया, पाई और पाई कट गया, यहाँ पे आर क्यूब है तो ये आर कट गया, तो क्या बचा, तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा रो आर, है ना, यहाँ 3 ठने आर में से 1 ठने आर बचा हुआ है, बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, सब कट गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो तो तीव्रता इतना आएगा रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने इस प्रकार से तीनों पॉइंट पढ़ लिए, उसका अनुप्रयोग भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग को पढ़ना है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि चैप्टर फर्स्ट का अंतिम बिंदु है ना, अंतिम टॉपिक है। आइए अब देखते हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ये हमको देखना है, ठीक। तो मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं एक पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक। इससे आर दूरी पर हम एक बिंदु पी लेते हैं, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, ठीक है, आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं, ठीक, जिस पर हमको तीव्रता पता करनी है, ठीक। अब देखो यहाँ से हम छोटा सा क्षेत्र, अब इसको घेरे हुए एक आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, आर त्रिज्या की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये इस पर हमको तीव्रता पता करना है, ये लो। अब हमने क्या किया तो यहाँ पे है ना, इस प्लस चार्ज का इससे इस पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, माना ओ पर एक चार्ज है, माना ओ पर एक चार्ज है, प्लस क्यों आवेश है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक, और आर दूरी पर बिंदु पी है, जिसको घेरे हुए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, इतना हमको लिखना रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम इस गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक, गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गोले, आप लोग डायग्राम को यहाँ पे लिखना है, डायग्राम का एक्सप्लेन है उसे, ठीक, गोले से
गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मानेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, थीटा में आता है 0 डिग्री आएगा, उधर ही इंटेंसिटी रहेगा, उधर ही उसी डायरेक्शन में डी एस का उसी डी एस रहेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब हो जाएगा कॉस का 1 होता है 0 डिग्री में, तो ये ई डी एस 1। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आई ई बराबर ये ई डी एस है ना, ई डी एस का इंटीग्रेशन करोगे तो वही पिछले वाले जैसा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे लेंगे गॉस का नियम, तो गॉस का नियम बोलता है फाई बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया, दोनों को फिर तुलना करना है, यही परंपरा चल चुका है। हाँ, तो समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना, तो क्या आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलो आप थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करेंगे कि मान लेते हैं ना क्यू पर एक क्यू नॉट चार्ज है, पी पर एक क्यू नॉट चार्ज है, जो कि क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज रहेगा, परीक्षण आवेश रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, माना बिंदु पी पर प्लस क्यू, मतलब क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। ठीक, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, तो हम तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज के कारण परीक्षण आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल या क्यू नॉट पर बल। ठीक, हम जानते हैं ना बल लगता है, इसके कारण इसके ऊपर बल लगता है, तो बल लगेगा तो क्या हो जाता है, ई बराबर क्या हो जाता है, एफ अपॉन क्यू नॉट इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ई एफ बराबर क्यू नॉट इधर आ गया, तो क्या होगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई, इतना हो गया, है ना। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो रुक जाओ थोड़ा। तो ये अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें मान रख देंगे, इसे मान रख देंगे, ई का मान, इसको मान लो समीकरण 3, तो समीकरण 3 से मान रखने पर बल आ जाएगा, समीकरण 3 से मान रखने पर बल फोर्स कितना आएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा ई का वैल्यू क्यू नॉट इंटू, यहाँ पे रखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। ठीक, हम इसको थोड़ा सा जमा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। ठीक, यही तो क्या है, यही कूलाम का नियम है ना, यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ, हमने एक माने थे, एक चार्ज ओ है, ओ पर प्लस चार्ज है, उससे आर दूरी पर हमने एक क्या माना, बिंदु पी माना, जिस पर हमको इंटेंसिटी पता करनी है, तीव्रता पता करनी है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको घेरे हुए हमने एक गॉसियन सरफेस लिए। अब गॉसियन सरफेस जैसे ही होगा तो इसे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद गॉस का नियम ले लिए, गॉस का नियम, फिर दोनों कंपेयर कर दिए, परंपरा है। ठीक है,
दोनों कंपेयर होगा तो ई डॉट 4 पाई r² बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा कंपेयर, मतलब दोनों फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ से हमने ई निकाल लिया तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम मान के चलना थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, थोड़ा हमको याद करना पड़ेगा। मान के चलेंगे कि पी पर क्या है, क्यू नॉट है, पी पर क्या है, क्यू नॉट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बल कितना निकलेगा, इसके कारण इसके ऊपर बल, तो ये निकलता है ई बराबर एफ ओमन ई नॉट। आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ये तो होता है, यहाँ से एफ निकल जाएगा, हमने इसको इधर ले लिया तो एफ बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब क्या करना, ई का मान रख देना है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा गॉस का नियम का तरीके से हम क्या करते हैं, ये वाला चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता नहीं है। ठीक है, बाकी हम अगला जो है, अगला नेक्स्ट चैप्टर जब देखेंगे तो वहाँ पे हम न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।